हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इनोवेटिव स्टडी @माँ पाठशाला पर। आज फिर मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ जो कि हमारी कक्षा 7वीं की भूगोल हमारा पर्यावरण पुस्तक से लिए गए हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी लेवल 2 जो सीटेट है हमारा, उसके सब्जेक्ट एसएसटी के लिए ही हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जो कि हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला प्रश्न। वायुमंडल से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? मानव द्वारा सांस लेने में लाभदायक, सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करने में लाभदायक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। जो वायुमंडल है हमारे लिए इन दोनों कार्यों में ही लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो पौधे सीधे वायु से नहीं ले पाते तथा मृदा व कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। एक गैस है जिसको पौधे सीधे रूप से वायु से नहीं ले पाते हैं और जो मृदा है और कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु हैं जो कि उसको वायु से लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका बाद में प्रयोग कर लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, कौन सी गैस है ऐसी? नाइट्रोजन। किस गैस की बात हो रही है? नाइट्रोजन को सीधे तौर पर ये नहीं ले पाते, तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी गैस होगी जो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है उसको पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? तो कई बार बोलते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस की जो गैस है उसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस के अभाव में धरती ठंडी हो जाएगी और इस पर रहना असंभव हो जाता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है? तो ऐसी कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अभाव में क्या हो जाएगी? धरती ठंडी हो जाएगी और इस पर रहना असंभव हो जाएगा, किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। तो ऐसी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाने से ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया और फिर क्या हुआ? ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो इस तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन, जलमंडल तापन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इस प्रक्रिया को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एवं पशु सांस लेने के लिए इस गैस का प्रयोग करते हैं तथा हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा इस गैस को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में इसकी मात्रा समान बनी रहती है। यह कौन सी गैस की विशेषताएं हैं? तो आप देखिए, मनुष्य और पशु क्या करते हैं? सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं और जो हरे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उस समय उस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी कौन सी गैस है जिससे उसकी मात्रा जो है समान बनी रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन के बारे में ये बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
हरे पादप अपने भोजन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। जो हरे पादप होते हैं अपने भोजन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन किसके जलाने से गड़बड़ा जाता है? कोयला, खनिज तेल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मनुष्य और पशुओं द्वारा ये छोड़ी जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन पादपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका संतुलन जो है बना रहता है हमारे पर्यावरण में। लेकिन जब हम इसका संतुलन कब बिगड़ता है, किसके जलाने से बिगड़ता है? कोयला और खनिज दोनों के जलाने से क्या होती है? ऊष्मा अधिक हो जाती है और जो कि इसका संतुलन बिगड़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं। किस गैस की मात्रा का आयतन बढ़ने के कारण पृथ्वी पर मौसम और जलवायु प्रभावित होते हैं? हमारी एक गैस है जिसकी मात्रा का आयतन बढ़ जाने पर हमारी जो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु होता है वो प्रभावित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का आयतन बढ़ जाता है तो पृथ्वी का जो मौसम होता है और जो जलवायु होता है प्रभावित होते हैं। हमने हमारी पिछली वीडियोस में भी जाना था मौसम और जलवायु की जो परिभाषा है कैसे है, जो दिन प्रतिदिन के जो परिवर्तन होते हैं हमारे तापमान में, हमारे जब वर्षा होती है या फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो ऐसे इस प्रकार के मौसम, इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहेंगे जो दिन प्रतिदिन हर रोज़ का जो परिवर्तन होता है मौसम कहलाता है। लेकिन जलवायु जो है एक निश्चित समय के बाद, कई वर्षों के बाद जब एक औसत जो है मौसम की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, औसत तापमान हम जब पता लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? जलवायु। आगे बढ़ते हैं। वायु के गर्म व हल्की होने पर ऊपर उठने तथा ठंडी व सघन तथा भारी होने पर नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, वायु जब गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। वायु किस तरफ जाती है? हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन ठंडी हो जाने पर सघन तथा भारी हो जाती है और नीचे रहने की उसकी प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु जो है रिक्त स्थान को भर देती है। इस प्रकार के चक्र को क्या कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पर गर्म वायु है जो कि हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है, और जब यहाँ से ठंडी ध्रुवों की तरफ ठंडी हवा होती है, तो जब ठंडी हवा सघन व भारी हो जाती है तो वह जो है नीचे की ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है रहने की। तो ऐसे चक्र ये चलता रहता है, तो इसको क्या कहेंगे? गैस चक्र, वायु चक्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वायु चक्र। क्या कहेंगे? वायु चक्र। आगे बढ़ते हैं। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 4, 6, 5, 7। देखिए, ये हमारा वायुमंडल है, इसकी भी हम इसमें परतों में इसको विभाजित किया गया है। तो ये परतें कितनी हैं? तो ये हैं 5। कितनी हैं? 5 वायुमंडल की परतों में इसको विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं तथा मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। ये किस परत की विशेषताएं हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। बाह्य वायुमंडल भी बोल सकते हैं। तो आप बताएं कि जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है।
और जो सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं इसी परत में होती हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं, मौसमी घटनाएं हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारी वर्षा होती है, कोहरा होता है और ओलावर्षण होता है, सभी इसी परत में होता है। तो इसका नाम है, इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं वो किस परत में होती हैं, तो इसका सही जवाब होता है क्षोभ मंडल में। आगे बढ़ते हैं। अक्षोभ मंडल के ऊपर की परत लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह यहाँ पर बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। यह परत क्या होगा, यह परत, ये यहाँ है, परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यह कौन सी परत की विशेषताएं हैं, तो समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो हमें पता है क्षोभ मंडल तो हमने पढ़ लिया है, जो कि सिर्फ 13 किलोमीटर की उसकी औसत ऊंचाई है, और जो यह परत है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली है और मौसम संबंधी सभी घटनाओं से यह मुक्त होती है। लेकिन इसकी एक खास विशेषता क्या है कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श स्थिति होती है। तो यह है हमारी समताप मंडल। कौन सी है, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं। ओजोन गैस की परत किस परत में होती है। ठीक है, जो हमारी ओजोन गैस है वह किस परत में होती है, समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो यह है हमारी समताप मंडल परत में है। ओजोन गैस की जो परत होती है किस में है, समताप मंडल की परत में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये कौन सी परत की विशेषताएं हैं, समताप मंडल, अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो आप सभी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि आप इसका आंसर क्या देंगे। तो इसका सही जवाब होगा मध्य मंडल। क्या है, मध्य मंडल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। और जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो हैं इस परत में आने से जल जाते हैं। यहाँ पर एक इसकी मुख्य विशेषता यही जानी जाती है। यही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो हम क्या बताएंगे, मध्य मंडल। क्या है इसका सही जवाब, मध्य मंडल। आगे बढ़ते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ, यहाँ पर परत होगा, के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी जो वायुमंडल है उसकी परतों को इस तरीके से विभाजित किया गया है। यहाँ पर हमारी सबसे पहले क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल है। फिर दूसरा नंबर जो आता है समताप का आता है। थर्ड नंबर पर होती है हमारी मध्य मंडल। ठीक है, फोर्थ नंबर पर होगी बाह्य मंडल। क्या है, बाह्य मंडल। और जो हमारा फिफ्थ जो नंबर आता है बहिर्मंडल, क्या कहेंगे इसको, यानी कि सबसे बाहरी बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये कौन सी परत होगी हमारी, बहिर्मंडल। तो इस प्रकार हम देखेंगे क्षोभ मंडल फर्स्ट नंबर, समताप मंडल सेकंड, थर्ड हमारा मध्य मंडल आता है, फोर्थ बाह्य और फिफ्थ बहिर्मंडल। तो इस प्रकार यह परत
जो है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसका भाग है, एक आयन मंडल है जो कि इसी परत का भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है यह परत हमारी। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसकी कि रेडियो संचार के लिए इस परत का जो है प्रयोग किया जाता है। और जो वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो की जो तरंगे होती हैं इस परत द्वारा क्या होता है उन्हें पुनः पृथ्वी पर क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये कौन सी परत है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका सही जवाब होगा बाह्य मंडल। कौन सा है? बाह्य मंडल की यह विशेषताएं हैं जहाँ पर रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है और आयन मंडल भी इसी का भाग है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो कि वायु की पतली परत होती है, ठीक है, पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ये किस परत की विशेषताएं हैं? यहाँ पर कोई ऊंचाई ज़्यादा बताई नहीं गई है, तो इसमें वायुमंडल में इसकी सबसे ऊपरी परत हम जानते हैं और पतली परत होती हैं जिसमें हमारी जो हीलियम, हाइड्रोजन अन्य प्रकार की जो गैसें होती हैं वो अंतरिक्ष में यहाँ पर तैरती रहती हैं। तो यह परत हमारी होगी बहिर्मंडल। कौन सी होगी? बहिर्मंडल, हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त कितना भाग प्राप्त करती है? 3 अरबवां, 2 अरबवां, 4 अरबवां, 5 अरबवां। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का प्राप्त करती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? यहाँ रोग नहीं, रोक लेती है, टाइपिंग मिस्टेक है। रोक लेती है क्या कहलाती है? तापन, आतपन, तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आतपन। क्या है ये? आतपन है। जो सूर्य का तापमान होता है उसको पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है, वो जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसको अपने पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है। तो वह क्या कहलाती है रोकने के बाद? आतपन। आगे बढ़ते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से किस ओर जाकर घटती है? पूर्वी दिशाओं में, पश्चिमी दिशाओं में, ध्रुवों की दिशाओं में, इनमें से कोई नहीं। जैसे जो हमारा सूर्य तप है, क्या हम सूर्य तप है जो कि पृथ्वी के द्वारा जो उसकी ऊर्जा को रोक लिया जाता है, आतपन होता है। तो जब वह किस दिशा की ओर, हमारी भूमध्य रेखा हमने पढ़ा था, तो भूमध्य रेखा से किस ओर जाते हुए घटती है? तो इसका सही जवाब होगा ध्रुवों की ओर, क्योंकि हमें पता है तापमान किस तरफ घटता जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बारे में डिस्कस किया है। तो तापमान ऊपर की ओर जाते हुए घटता है, तो ध्रुवों की दिशा में जाते हुए यह घटनी शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलान करें। तापमापी क्या होता है? जो तापमान को मापता है। वायुदाब मापी जो कि वायुदाब को मापेगा। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पवन की दिशा को दर्शाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। वात दिग्दर्शी क्या है? इसकी दिशा को, यानी कि ये हमारी यहाँ पर दिशा दर्शी, दिशा को दर्शाने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तापमान को मापने की एक मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने, लॉरेंस सेल्सियस ने, जॉनसन सेल्सियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एंडर्स सेल्सियस ने। देखो, सेल्सियस जो पैमाना होता है, जब जल
0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो वह क्या होता है, जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है। और जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो क्या होता है, उबलता है। क्या होता है, उबलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य विकल्प चुनिए। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। वायुदाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। तो इसका सही जवाब बताएं। ए सही है तथा बी उसकी व्याख्या नहीं करता। ए सही है तथा बी उसकी व्याख्या करता है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए सही है तथा बी उसकी व्याख्या करता है। वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन इसका हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वायु दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, यानी कि इसकी सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? पृथ्वी दाब, वायु दाब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब तो वो होगा वायु दाब। क्या कहलाता है? वायु दाब। अगला प्रश्न है, कहाँ पर वायु दाब सर्वाधिक होता है? भूमंडलीय सतह पर, समुद्री सतह पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वायु दाब जो है समुद्री सतह पर सबसे अधिक होता है। कहाँ पर होता है सर्वाधिक? समुद्री सतह पर। आगे बढ़ते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर किसके द्वारा प्रभावित होता है? वर्षा, कोहरे, ताप, इनमें से कोई नहीं। जो वायु दाब का क्षैतिज वितरण होता है वायु का, तो वह किसी स्थान पर किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो वह होता है ताप के द्वारा प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह कैसा क्षेत्र बनता है? तो उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, ना ही उच्च और ना ही निम्न दाब क्षेत्र, या फिर दोनों। तो जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ पर कैसा क्षेत्र बनेगा? निम्न दाब क्षेत्र। कैसा? निम्न दाब क्षेत्र बनता है। अगला प्रश्न है, बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम किसके साथ जुड़ा होता है? उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, ना ही उच्च और ना ही निम्न, दोनों। तो इसका सही जवाब होगा निम्न दाब क्षेत्र। जो हमारा मौसम, जहाँ पर बादल युक्त आकाश होता है और नम मौसम होता है, तो वह किससे जुड़ा है? निम्न दाब क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह भारी वायु निमज्जित होकर कौन सा क्षेत्र बनाती है? जहाँ पर कम तापमान होता है तो वायु कैसी होगी? ठंडी होगी और वह भारी हो जाती है, जिससे वायु निमज्जित होकर किस प्रकार का क्षेत्र बनाती है? उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, ना ही उच्च और ना ही निम्न, या फिर दोनों। तो इसका सही जवाब होगा उच्च दाब क्षेत्र। कैसा क्षेत्र बनाती है? उच्च दाब क्षेत्र। अगला प्रश्न है, स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश किसके साथ जुड़ा है? उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, ना ही उच्च और ना ही निम्न, दोनों। तो स्पष्ट और स्वच्छ आकाश जुड़ा है उच्च दाब क्षेत्र से। ठीक है, क्योंकि हमारी वहाँ पर ठंडी हवा होती है और कम तापमान के कारण जो कि मौसम साफ रहता है, जिससे मौसम साफ रहेगा और उच्च दाब क्षेत्र बनता है। अगला प्रश्न है, वायु सदैव गमन करती है,
उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, कभी निम्न और कभी उच्च दाब क्षेत्र की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु सदैव गमन करेगी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, जहाँ पर जिस चीज़ की कमी होती है वहाँ पूर्ति हो जाती है, क्योंकि हवा जो है गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है और वहाँ पर कैसा क्षेत्र बन जाता है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो वहाँ उच्च दाब क्षेत्र से हवा जो ठंडी होती है वह गर्म हवा जो वहाँ से ऊपर की ओर उठ गई है उस क्षेत्र को फिल कर देती है, भर देती है। आगे बढ़ते हैं। पवन को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 5, 6। तो इसका सही जवाब होगा 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। स्थायी पवनें पहले नंबर की हैं, हमारी दूसरी पवनें हैं मौसमी पवनें, ठीक है। और जो हमारी थर्ड नंबर पर हैं स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं किस नाम से जानी जाती हैं? एक निश्चित दिशा में चलती हैं तो स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, यहाँ पर स्थानीय नहीं स्थायी पवनें होगा। क्या है? स्थायी। तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो लगभग वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं तो क्या कहलाती हैं? वो निश्चित हैं, स्थायी, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्थायी पवनें, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, ठीक है। हम ऋतुओं के अकॉर्डिंग इनकी दिशा बदल जाती है। कौन सी पवनें हैं? यहाँ भी ये स्थायी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ये इस प्रकार की पवनें स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मौसमी पवनें, क्योंकि ये मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं तो क्या कहलाएंगी? मौसमी पवनें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मानसूनी पवनें कौन सी पवनों का उदाहरण हैं? स्थायी पवनों का, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, इनमें से कोई नहीं। भारत की मानसूनी पवनें हैं और मानसून यानी कि हमारे मौसम के अकॉर्डिंग है, तो ये कौन सी पवनें होंगी? मौसमी पवनें होंगी जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। अगला प्रश्न है, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। एक छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जिसके उदाहरण स्थल एवं समुद्री समीर हैं। ये कौन सी पवन हैं? कौन सी पवनें हैं? ठीक है, ये कौन सी पवनें हैं? स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार की पवनें होंगी? हमारी किसी विशेष क्षेत्र के लिए हैं, छोटे क्षेत्र के लिए, यानी कि ये स्थानीय पवनें होंगी। तो इसका सही आंसर है स्थानीय पवनें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? जो शुष्क स्थानीय पवन हैं, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में है, उत्तरी क्षेत्र में है, उन्हें क्या कहेंगे? सु, कु, लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लू। कहते हैं ना, गर्मी का मौसम होता है और जब हमारी हवा गर्म चलती है तो हम कहते हैं कई बार लू चल रही हैं। अगला प्रश्न है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से जब वाष्पित होता है तो यह क्या बन जाता है? संगठन, जलवाष्प, संवहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जलवाष्प। क्या बन जाता है ये हमारा? जलवाष्प। आगे बढ़ते हैं,
वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? जलवाष्प, संवहन, आर्द्रता या फिर ये सभी। तो क्या कहलाती है जलवाष्प की मात्रा? आर्द्रता। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी क्या धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है? वायु गर्म होती है और तो यह इसकी क्या धारण करने की क्षमता बढ़ने लगती है? तापमान, संवहन, जलवाष्प, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडा होना शुरू कर देता है। जलवाष्प कैसे जल की बूंदें बनाता है? संघनित होकर, ठंडा होकर, असंघनित होकर, गर्म होकर, ठंडा व गर्म होकर, इनमें से कोई नहीं। जब जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडा होना शुरू कर देता है तो वह जल की बूंदें बनाता है। किस प्रकार? संघनित होकर, वह ठंडा होकर क्या करता है? जल की बूंदें बनाता है। अगला प्रश्न है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं? जो हमारी वृष्टि है तरल रूप में आती है। बादल, वर्षा, हिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा। क्या होगा? वर्षा। अगला प्रश्न है, क्या जल संरक्षण में मदद करते हैं? पौधे, इमारतें, पुल, ये सभी। तो हमारा सही जवाब होगा पौधे। जल संरक्षण में हमारी मदद कौन करते हैं? पौधे। अगला प्रश्न है, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 5, 6। तो इसका सही जवाब होगा 3। 3 प्रकार की वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा के ये सभी प्रकार होते हैं। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हमने हल किए हैं पसंद आए होंगे और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।